Hi everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Upskill, and yes, today we are going to discuss what? The Code on Wages 2019. ये है सेशन 2 न्यू लेबर एंड इंडस्ट्रियल कोड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। और चलते हैं क्विक सा रीकैप देखते हैं हमने पिछली बार में क्या देखा था। ये है सेशन 2। तो सेशन 1 में हमने चेक किया था इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 to 9 तक का, जिसमें हमने देखा था कि हम यहाँ पे 4 कोड्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कोड ऑन वेजेस है, कोड ऑन वेजेस के रूल्स हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड है। राइट, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। देन है हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है चैप्टर 1। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे, बिकॉज ये पूरी सीरीज है, सारे कोड्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेशन 2 में आज हम देखने वाले हैं प्रिलिमिनरी। चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी और शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट है, इसमें डेफिनेशंस है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ जेंडर है, डिसीजन एज टू डिस्प्यूट्स विद रिगार्ड टू सेम और सिमिलर नेचर ऑफ वर्क है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। अब देखिए, किसी भी एक्ट को पढ़ने का ना एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले उसमें आएगा कि टाइटल क्या है, मतलब नाम क्या है एक्चुअली एक्ट का, वो एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होता है। एक्सटेंट का मतलब होता है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, और कमेंसमेंट मतलब वो कब आया था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कोड ऑन वेजेस 2019। क्या मतलब है, जो हम टाइटल की बात कर रहे हैं, टाइटल क्या है, द कोड ऑन वेजेस 2019। कहां पे एक्सटेंड होता है, टू द होल ऑफ इंडिया। यहां देखते हैं, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ दिस कोड एंड एनी रेफरेंस इन एनी सच प्रोविजन टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड शैल बी कंस्ट्रूड as a reference to the coming into force of that provision. Now see, यहाँ पे हम एक्ट को पढ़ना भी सीखेंगे कि कैसे लिखा होता है, एक्ट में क्या क्या चीजें किस तरह से मेंशन होती हैं। इसीलिए मैंने ये डायरेक्ट वही लैंग्वेज पिक करी है। कई कई जगह मैं डायरेक्ट लैंग्वेज पिक करूंगी एक्ट से, और कई जगह मैं क्या करूंगी, पॉइंट्स में मेंशन कर दूंगी अगर बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी सीखते जाएंगे कि हम एक्चुअली एक्ट को पढ़ते कैसे हैं। तो जब हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट जिसमें हम देख रहे हैं शॉर्ट टाइटल, टाइटल हमें पता चल गया, एक्सटेंट कहाँ तक है, तो कंप्लीट इंडिया में एक्सटेंट है, इसकी एप्लीकेबल है। अब आता है कमेंसमेंट। देखिए कमेंसमेंट के बारे में ये क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। जैसे हम कहते हैं ना यार नोटिफिकेशन आया है, ये उसी की बात कर रहे हैं कि यार ऑफिशियल गैजेट में ना नोटिफिकेशन आया है, तो हम इसे चेक करते रहेंगे कि कब ये एप्लीकेबल होगा, कब ये फोर्स में आएगा। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे ये थर्ड में डाल दिया कि आपको अगर ये चेक करना है कि ये कब आएगा, ये कब एप्लीकेबल होगा, तो आपको कहां से चेक करना पड़ेगा, ऑफिशियल गैजेट के नोटिफिकेशन में से आपको ये चीज पता चल जाएगी। ठीक है, इन्होंने कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं करी है, इन्होंने एक प्रोसेस बता दिया, एक प्रोसीजर बता दिया कि कैसे पता चलेगा कि ये कब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एंड डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस। ऐसा भी हो सकता है कि भाई इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 प्रोविजंस है, फॉर एग्जाम्पल 10 प्रोविजंस है, तो हो सकता है 5 प्रोविजंस के लिए ये डेट है, यहाँ तक यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, ये इस डेट से एप्लीकेबल हो जाएगा, और नेक्स्ट जो 5 प्रोविजंस बचे हैं वो 6 महीने बाद एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, मींस नोटिफिकेशन में ये भी लिख के आ सकता है कि कौन सा प्रोविजन कब एप्लीकेबल होगा, कंप्लीट एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा इस डेट से, या फिर कुछ प्रोविजंस आज एप्लीकेबल हो जाएंगे, कुछ प्रोविजंस कभी और होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको लैंग्वेज समझाने के लिए इतना ज्यादा डिस्कस कर रही हूँ। प्लेन अगर आप ऐसी समझना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से वैसे समझ सकते हैं कि ये लैंग्वेज क्या कहती है। Okay, appointed for different provisions of this code and any reference in any such provision to the commencement of this code shall be construed as a reference to the coming into force of that provision. And यही कह रहे हैं कि कोई भी provision जब applicable होगा तो उसका reference यहाँ से ऐसे ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा इतना सा शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। नेक्स्ट चलते हैं टू डेफिनेशंस। नाउ सी, यहाँ पे डेफिनेशंस जो है वो A to Z तक है, दैट मींस 26 डेफिनेशंस है। हम लोग क्या करने वाले हैं, 26 डेफिनेशंस एक साथ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगी 8 या 10 डेफिनेशंस एक बार में, देखते हैं कितना एक्सटेंड होता है, और रेस्ट रिमेनिंग 2 और सेशंस में। ठीक है, तो ये सेशंस छोटे छोटे रहेंगे, प्लीज इन्हें जरूर चेक करें। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस इन दिस कोड अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। सबसे पहले अकाउंटिंग ईयर मींस द ईयर कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। इसका क्या मीनिंग है कि हम ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी ईयर की बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, तो वो क्या होगा, जो भी फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एडवाइजरी बोर्ड मींस द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और द केस में भी द स्टेट एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 42। या तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होगी या फिर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड होगी, जो कि कॉन्स्टिट्यूट होगी अंडर सेक्शन 42। मतलब कहाँ पे सेंट्रल यूज होगी, कहाँ पे स्टेट यूज होगी, कहाँ पे दोनों यूज होंगी, और वो कैसे बनेंगी, कॉन्स्टिट्यूट कैसे होंगी, वो लिखा होगा सेक्शन 42 में। इसे हम कह रहे हैं एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन से हो गई, सेंट्रल और स्टेट। नेक्स्ट एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लॉ क्या होगा, मींस एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू द लेवी ऑफ टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। कोई भी लॉ जो कि
क्या है जो कि टैक्स लेवी करेगा एग्रीकल्चर इनकम पे, वो हो जाएगा हमारा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लॉ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है हमारा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस, यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा, इसको हम डिटेल में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस first in relation to an establishment carried on by or under the authority of the central government or the establishment of railways, mines, oil field, major ports, air transport service, telecom, banking and insurance company। और अब क्या है, ये तो एक पैरा हो गया, यहाँ से कुछ हमें समझ नहीं आ रहा ज्यादा, तो चलो इसे ब्रेक डाउन करके समझते हैं। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस इन रिलेशन टू, किसके बारे में बात हो रही है, इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट कैरिड ऑन बाय, किसके बारे में हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम कह रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट से आया है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से आया है, तो किस एस्टेब्लिशमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कौन सी एस्टेब्लिशमेंट है जिसके बारे में हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिसाइड करेंगे कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है। तो एन एस्टेब्लिशमेंट कैरिड ऑन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और द एस्टेब्लिशमेंट, क्या, दोबारा पढ़ते हैं, एन एस्टेब्लिशमेंट कैरिड ऑन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कैरिड ऑन है या फिर उसके अंडर आती है, उसके बारे में हम पूछ रहे हैं कि उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से या तो वो एस्टेब्लिशमेंट चलती है, कैरिड ऑन है, या फिर उसके अंडर आती है। और द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कौन कौन सी, रेलवेज, माइंस, ऑयल फील्ड, मेजर पोर्ट्स, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, टेलीकॉम, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी, इनके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी। अब आप खुद सोचो यहाँ तक पढ़ने तक कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ही कैरी कर रही है उन्हें, वो ही उनके अथॉरिटी में है, और ये स्पेसिफिकली रेलवेज, माइंस, ऑयल फील्ड, मेजर पोर्ट्स एटसेट्रा, इन सब के केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वही हमें आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है और अ कॉर्पोरेशन, इसे फिर हम शॉर्ट डाउन करके पढ़ेंगे, अ कॉर्पोरेशन और अदर अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड बाय अ सेंट्रल एक्ट और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और सब्सिडरी कंपनी set up by central public sector undertaking or autonomous bodies owned or controlled by the central government, including establishment of contractors for the purposes of such establishment, corporation or other authority, central public sector undertakings, subsidiary companies or autonomous bodies, or the case may be the central government। यही कंक्लूजन आ गया कि ऊपर वाले केस में भी और ये जो सारा केस है, इसके केस में हमारी जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको भी हम ब्रेक डाउन करके नेक्स्ट में पढ़ते हैं। अ कॉर्पोरेशन और अदर अथॉरिटी स्टेब्लिश्ड बाय अ सेंट्रल एक्ट, किसी सेंट्रल एक्ट से स्टेब्लिश हुई है कोई अथॉरिटी, और अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सिंपल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है कोई, और सब्सिडरी कंपनी सेटअप बाय सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसकी कोई सब्सिडरी भी है, और ऑटोनॉमस बॉडीज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए सब जगह सेंट्रल गवर्नमेंट का ही नाम आ रहा है, या तो ओन्ड है या कंट्रोल्ड है या सब्सिडरी भी वही बना रहे हैं, तो सिंपल सी बात है ना कि उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर द पर्पसेस ऑफ सच एस्टेब्लिशमेंट, कॉर्पोरेशन और अदर अथॉरिटी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सब्सिडरी कंपनीज और ऑटोनॉमस बॉडीज, एज द केस में बी द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हम जब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ढूंढ रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो वो कौन सी होंगी, वो होगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इन सब के लिए कहीं ना कहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑलरेडी रिलेशन आ रहा है, या तो ओन्ड है या कंट्रोल्ड है या कैरिड ऑन है या सब्सिडरी बनाई हुई है, तो उसके लिए जब हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी। ठीक है, ये सिंपल इतना है। मैंने इसको इसलिए इतना बताया बिकॉज अक्सर मुझसे लोग कहते हैं कि मैम डायरेक्ट समझ नहीं आते क्या है, तो देखिए सिर्फ इतनी सी लाइंस होती हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हमें लगती हैं। अब इसमें सेकंड है इन रिलेशन टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमारी वो हो गई जो हमने इतनी सारी चीजें डिस्कस कर ली, और अब जो इसके अलावा जो भी अदर एस्टेब्लिशमेंट बच रही है वो उसके लिए हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कहलाएगी। आई होप सो मैंने इसे क्लियर करा है। अगर नहीं क्लियर हो रहा है प्लीज इसे दोबारा एक बार आप सुन लें तो समझ आ जाएगा, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट आता है ई, जो कि है कंपनी। अब कंपनी कौन होती है, कंपनी कौन है, मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इतना सिंपल डिफाइन कर दिया इन्होंने कि भाई कंपनी हम उसे कहेंगे जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 20 में जो कंपनी डिफाइन की गई है वो कंपनी है। ठीक है, नॉर्मली वो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी है या नहीं है। इस क्लॉज को आप रीड आउट भी कर सकते हैं अलग से जाके। नेक्स्ट अब आ जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्टर। नाउ कॉन्ट्रैक्टर इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट मीन्स अ पर्सन। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, हम किसे समझते हैं कॉन्ट्रैक्टर, हम कहते हैं किसी भी काम को हमने दे दिया तो वो कॉन्ट्रैक्टर है। यहाँ पे ये कुछ चीजें स्पेसिफाई कर रहे हैं तो पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्टर इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के रिलेशन में कॉन्ट्रैक्टर कौन है, मीन्स अ पर्सन हु, वो पर्सन जो कि, ये दो चीजें, फर्स्ट अंडरटेक्स टू प्रोड्यूस अ गिवन रिजल्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, उसने कोई काम लिया करने के लिए उस एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर अक्सर वही होता है ना जैसे हम कोई काम देते हैं और वो हमारे लिए कर देता है, लेकिन कौन सा काम नहीं
any other than a mere supply of goods or articles of manufacture to such establishment. सिर्फ गुड्स और आर्टिकल्स सप्लाई करने वाला आदमी कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो जाएगा, ठीक है। मेरी जो ये स्टेब्लिशमेंट है इसे कोई आदमी सिर्फ गुड्स और सर्विसेज दे रहा है तो वो नहीं हो जाएगा थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू आप दे रहे हो तो वो नहीं हो जाओगे, ठीक है। अदर देन अंडरटेक्स टू प्रोड्यूस अ गिवन रिजल्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, और सप्लाइज कॉन्ट्रैक्ट लेबर फॉर एनी वर्क ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एज मेयर ह्यूमन रिसोर्स एंड इंक्लूड्स अ सब कॉन्ट्रैक्टर। वो सप्लाई करता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर फॉर एनी वर्क ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एज मेयर ह्यूमन रिसोर्स एंड इंक्लूड्स अ सब कॉन्ट्रैक्टर। तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर में क्या कह रहा है, इसे भी थोड़ा सा ध्यान से समझना जरूरी है। मीन्स अ वर्कर हु शैल बी डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड इन और इन कनेक्शन with the work of an establishment when he is hired in or in connection with such work by or through a contractor with or without the knowledge of the principal employer and includes interstate migrant worker but does not include a worker other than part-time employee who। अब who के बाद कुछ क्राइटेरियाज हैं 1 and 2, उसको हम समझेंगे। पहले ये जो लाइन मैं ऐसे पढ़ गई ना, इसको प्रॉपर्ली समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर में ये बोल क्या रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर मीन्स अ वर्कर हु शैल बी डीम्ड, जिसको हम मान रहे हैं टू बी एम्प्लॉयड इन और इन कनेक्शन, एम्प्लॉयड हो या फिर इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट, जब हमने उसे हायर करा, व्हेन ही इज हायर्ड इन और इन कनेक्शन विद सच वर्क, किसी काम के लिए, किसी काम के कनेक्शन के लिए हम उसे हायर कर रहे हैं, और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर, या तो हम हायर कर रहे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर कर रहे हैं, विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। क्या होता है भाई, जो मेन एम्प्लॉयर है उसे कई बार पता नहीं होता नीचे कितने लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है हमने कॉन्ट्रैक्टर रखा हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, सप्लाई कर रहे हैं। आपने देखा पीछे वाले में कॉन्ट्रैक्टर कौन है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो पर्सन है तो हर एक एम्प्लॉयमेंट की इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि एकदम से प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास हो, लेकिन वो एम्प्लॉय हो गया 1 दिन के लिए भी, 2 दिन के लिए भी, कितने भी शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए हो सकता है, कुछ आवर्स के लिए भी हो सकता है, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर में आएगा। आप ये कहते हो भाई एम्प्लॉयर कहते मुझे तो पता ही नहीं था, तो वहां बात ऐसे नहीं बनेगी, ठीक है। इसीलिए लिखा है विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स अपने आप हायरिंग करते हैं और वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का काम करवाते रहते हैं, ठीक है। एंड इंक्लूड्स इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, भाई कहीं और से आए हैं, माइग्रेंट वर्कर हैं वो भी हैं, लेकिन बट डज नॉट इंक्लूड अ वर्कर अदर देन पार्ट टाइम एम्प्लॉई। हु, अब चलते हैं हु पे। इसमें क्या कह रहे हैं, फर्स्ट इज रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर एनी एक्टिविटी ऑफ हिज एस्टेब्लिशमेंट and his employment is governed by mutually accepted standards of the conditions of employment including engagement on permanent basis। क्या है, is regularly employed by the contractor for any activity of his establishment and his employment is governed by mutually accepted। क्या होता है, रेगुलरली एम्प्लॉय किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू किसी एक्टिविटी के लिए एस्टेब्लिशमेंट की, और उसका जो एम्प्लॉयमेंट है वो गवर्न होता है किससे, म्यूचुअली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड से, जो कि ये हैं कंडीशंस मेंशन्ड होती हैं, जो कि कंडीशंस कौन सी हैं, जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस हैं, उस पर अगर आप रेगुलरली एम्प्लॉय करते हो, मतलब कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय कर रहा है, तो वो है इंक्लूडेड है कॉन्ट्रैक्ट लेबर में। नेक्स्ट, एंड गेट्स, ये दोनों चीजें, एंड फन और टू के बीच में एंड है, इसका मतलब है दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी जरूरी है, ये नहीं कि आप हायर करते रहते हो उसे पेमेंट नहीं कर रहे हो। सेकंड में कह रहा है गेट्स पीरियोडिकल इंक्रीमेंट इन द पे, social security coverage and other welfare benefits in accordance with the law for the time being in force in such employment। आप क्या कर रहे हो, पीरियोडिकल इंक्रीमेंट दे रहे हो, पे में सोशल सिक्योरिटी कवरेज दे रहे हो और अदर वेलफेयर बेनिफिट्स भी दे रहे हो, किस हिसाब से, जो भी लॉ चल रहा है एम्प्लॉयमेंट का उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, बहुत ही सिंपल है, एक सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड है और डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड है। डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड के आपको रूल्स पता होंगे, माना जाता है कि ये रजिस्टर्ड है, कुछ कंडीशंस एंड कंप्लायंसेस होते हैं, अगर आप उन्हें फॉलो कर रहे हो तो वो डीम्ड की कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन एनी स्टेट। मतलब ऐसा हो गया कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए कोई और एक्ट आ गया उस समय, या फिर कोई और प्रोविजंस एप्लीकेबल होने लगे, तो आप कहने लगो कि भाई ये तो किसी और एक्ट के थ्रू रजिस्टर हो रही हैं, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है। तो इन्होंने इसीलिए क्लॉज डाल दिया कि एक तो रजिस्टर्ड वाली मानी जाएगी कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक डीम टू बी रजिस्टर्ड वाली मानी जाएगी, और वो भी मानी जाएगी जो किसी और लॉ में उस वक्त कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए कोई लॉ है उस स्टेट में, टेम्परेरी है या परमानेंट भी बना है, तो उसमें भी अगर है
तो भी वो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी मानी जाएगी। आई एम ट्राइंग कि मैं बहुत ही सिंपल से सिंपल लैंग्वेज यूज करूँ जो कि हम जनरली यूज करते हैं, जिससे कि आप इसे क्लियरली समझ पाए। ओके, चलिए नेक्स्ट इज कॉर्पोरेशन क्या है। कॉर्पोरेशन मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर किसी भी सेंट्रल एक्ट में, किसी भी स्टेट एक्ट में, बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये दोनों क्यों नहीं इंक्लूड हो रही हैं? क्योंकि कंपनी के लिए देखिए कंपनीज एक्ट है और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट है 1912। इसीलिए जब हम कॉर्पोरेशन वर्ड यूज कर रहे हैं तो कॉर्पोरेशन में स्पेशली कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो कि स्टेब्लिश हो रही है सेंट्रल एक्ट से या स्टेट एक्ट से, वो ही इंक्लूड होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप सारे एक्ट में कवर हो रहे हो, कि आप सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट से भी आप बने हो तो आप कहला रहे हो मैं कॉर्पोरेशन हूँ, और कंपनी में भी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी हो, सारे एक्ट्स में आप कवर हो रहे हो। ठीक है, तो आप सब जगह से एडवांटेजेस ले रहे हो, या फिर जब आपको लग रहा है कि यार वहाँ से मुझे फायदा मिल रहा है तो चलो अब मैं कंपनी हूँ, अब मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी हूँ। नहीं, कॉर्पोरेशन एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि स्टेब्लिश हुई है बाय और अंडर सेंट्रल और स्टेट एक्ट, बट इंक्लूड नहीं है। कौन चीज़ें नहीं है इंक्लूड? वो कंपनी नहीं होनी चाहिए और कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्ट टैक्स। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट टैक्स क्या है? मीन्स एनी टैक्स चार्जेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो कि चार्ज हो रहा है, कंपनीज प्रॉफिट्स सरटैक्स एक्ट 1964 में होता है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लॉ एंड, ये तीन हो गए, एंड एनी अदर टैक्स विच हैविंग रिगार्ड टू इट्स नेचर और इंसिडेंस मे बी डिक्लेयर्ड by the central government by notification to be a direct tax for the purposes of this code। अब ये क्या हो गया भाई? आपने ऊपर तो स्पेसिफाई कर दिया कि भाई इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हमें समझ में आता है जो टैक्स चार्ज हो रहा है वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। चलो हमने मान लिया कंपनीज प्रॉफिट सरटैक्स एक्ट में 1964 में जो टैक्स कट रहा है वो भी चलो हमने मान लिया डायरेक्ट टैक्स है। इन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लॉ भी मान लिया क्योंकि हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी कि ये भी है। अब ये सेकंड में क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कोई भी ऐसा टैक्स जिसका नेचर या फिर किसी भी इंसिडेंस के वजह से उसे माना जा रहा हो कि वो डायरेक्ट टैक्स है, तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि ये डायरेक्ट टैक्स है, तो वो भी डायरेक्ट टैक्स माना जाएगा इस पर्पस के लिए, इस कोड के पर्पस के लिए। मतलब कोड ऑन वेजेस के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने बता दिया कि भाई इसे भी हम डायरेक्ट टैक्स मानेंगे, तो उसे भी मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक ओपन क्लॉज है जिसको जो हेल्प करता है कि भाई किसी टैक्स को अगर हमें डायरेक्ट टैक्स लॉ में डालना है तो इस क्लॉज के थ्रू वो चीज की जा सकती है। ठीक है, चलिए आई होप सो अब ये 10 हो गए हैं आज, और सारी डेफिनेशंस कवर करना यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो जाएगा, सेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। चलिए आई होप सो आपने होल सेशन देखा होगा, हेल्पफुल है, बताएं। अच्छा, नेक्स्ट में हम देखेंगे डेफिनेशंस के टू यू तक, जिसमें हमारी एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की थोड़ी सी बड़ी है तो डिटेल में भी देखनी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लेफ्ट आउट कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, यू तक हैं कुछ डेफिनेशंस, वो हम चेक करेंगे नेक्स्ट सेशन में, यू प्रिस्क्राइब्ड है। ओके, चलिए आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल है, मुझे जरूर बताएं और सब्सक्राइब करते जाएं, मेंबरशिप लेते जाएं, होप सो हेल्पफुल होगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।